अजीत झा साहब मेरे साथ हैं। मैं सीधे प्रश्न पे आ जा रहा हूं, बिना भूमिका के। 2021 क्या खोया क्या पाया? आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि बाकी बातें तो किसान आंदोलन, कोरोना, बंगाल इलेक्शन की बात हो रही थी, लेकिन जो गांधी और अंबेडकर को जितना आपने पढ़ा है उतना कम लोग मेरे जानकारी में, मेरे जानकारी में तो नहीं है। गांधी ने क्या खोया क्या पाया, अंबेडकर ने क्या खोया क्या पाया? कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ रख लीजिए और गांधी के दर्शन को एक तरफ रख लीजिए, इन दो पे जरा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, गांधी जी का तो व्यक्तित्व भी बहुत बहुआयामी था और कृतित्व भी बहुत बहुआयामी था। पर जिस चीज के लिए उन्हें सारी दुनिया याद करती है और जो उनका एक स्थायी योगदान मानवता के लिए रहेगा, वो उनकी मानवीयता थी। नफरत के खिलाफ और मोहब्बत के पक्ष में जो उनकी अहिंसा थी, जो उनका सत्याग्रह था, जो उनकी राजनीति थी, उस सब के मूल में ये बुनियादी बात थी कि नफरत से समाज और दुनिया तो नहीं ही बनती है, कोई व्यक्ति भी बड़ा भी नहीं बनता है, किसी व्यक्ति के लिए सामान्य जिंदगी जीना भी संभव नहीं होता है। तो नफरत को कम करना, नफरत के स्रोतों को खत्म करना, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में समझदारी, राष्ट्र राष्ट्र के बीच में समझदारी, धर्म धर्म के बीच में समझदारी, ये उनका एक महान बुनियादी योगदान है जो उन्होंने केवल विचार के माध्यम से नहीं दिया, अपनी जिंदगी में जी करके दिया। और उसकी बहुत कमी दुनिया में भी हुई है और हिंदुस्तान में भी उसकी बहुत कमी हुई है। हर रोज जिस ढंग की खबरें आती हैं नफरत की, किसी दूसरे को, देश के ही एक नागरिक को देश का दुश्मन बताने की, देश के ही किसी समुदाय को देश का दुश्मन बताने की, देश की किसी विचारधारा को देश का दुश्मन बताने की, ये जो दुश्मनवाद चल रहा है, ये गांधी जी की सबसे बड़ी हत्या है। इसी नफरत ने, सरदार पटेल के शब्दों में, इसी नफरत ने गांधी जी की जान ली और वो नफरत देश में बहुत बड़े पैमाने पे फैल रहा है। गांधी जी ने तो ये खोया है पिछले वर्ष। जहां तक अंबेडकर की बात है, अंबेडकर का जो सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष है वो हम जानते हैं। अंबेडकर भारतीय राष्ट्र के निर्माण के भी बहुत बड़े साधक थे, इसके बारे में हम कम जानते हैं। पर जिस बात को लेकर के सारी दुनिया में, सारे हिंदुस्तान में कोई मतभेद नहीं हो सकता, वो ये है कि संविधान को बनाने में उनकी बहुत अहम भूमिका थी। और जब संविधान को उन्होंने बनाया तो केवल बनाया नहीं, संविधान सभा में बार बार अपने वक्तव्यों के द्वारा उन्होंने संविधान को व्याख्यायित किया और संविधान की आत्मा क्या है, संविधान का प्राण वस्तु क्या है, इसको हिंदुस्तानियों को उन्होंने बार बार बताया अंबेडकर ने। और जो बुनियादी अधिकार हैं हिंदुस्तानियों के, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स हैं, ये संविधान की आत्मा है, ये अंबेडकर की आत्मा है। कह रहा था जो संविधान की आत्मा, जो अंबेडकर की आत्मा है, बुनियादी अधिकार, बुनियादी अधिकारों को हासिल करना इतना मुश्किल होता जा रहा है, प्रोसेस को जिस ढंग से पनिशमेंट बनाया जा रहा है, कोर्ट से छूटेंगे लोग, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन वो 2 साल बाद छूटेंगे, 4 साल बाद छूटेंगे, 10 साल बाद छूटेंगे, 20 साल बाद छूटेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बुनियादी अधिकारों का जिस ढंग से रोज रोज हनन हो रहा है और अंबेडकर का नाम लेके संविधान की हर दिन जिस ढंग की हत्या हो रही है, ये अंबेडकर का सबसे ज्यादा खोना इस साल के बारे में हम कह सकते हैं। जी, प्रो साहब, एक छोटा सा प्रश्न और है, वो 2021 के रेफरेंस में मैं उसकी बात कर रहा हूं।
किसान आंदोलन और CANRC वाला, ये दोनों एक दूसरे से मिले जुले थे। किसान आंदोलन चूंकि बाद में 2019 में शुरू हुआ और वो कंटिन्यू करता गया, और उसने जो भी हो सरकार को मजबूर किया कि जन आंदोलन के सामने सरकार उनकी बात को, उस कानून को वापस ले। CNRC कहीं से लिमिटेड रह गया था केवल अल्पसंख्यकों के द्वारा, उनकी महिलाएं ही उसको चला रही थी, और वो कहीं से एक टैग लग गया था कि इसमें केवल अल्पसंख्यक हैं। हालांकि जहां से मैं जो मेरे अगली वक्ता हैं स्वाति जी असम से आती हैं, वहां पे असम में बहुत हिंदू भी इससे प्रभावित थे, उसकी बात में अगले सेशन। आपको क्या लगता है कि ये जो किसान आंदोलन है, इसने कितना खोया और कितना पाया? क्योंकि खोया तो 700 लोगों की शहादत हुई है, लेकिन पाया भी शायद गांधी को फिर हमने पा लिया शायद। जी, ये किसान आंदोलन में जो शहादत हुई वो तो किसान आंदोलन की एक ताकत का ही नमूना है। जो खोया वो देश ने खोया कि एक लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद 700 किसानों की जानें गईं, 1 साल से ज्यादा किसानों को सड़कों पे रहना पड़ा। ये तो हमारे लोकतंत्र की कमजोरी थी, कमजोरी है, और ये कमजोरी अभी रहेगी, ये तुरंत खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन ने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिस किस्म के अनुशासन का और संयम का परिचय दिया, क्योंकि देखिए सरकार के हाथ में सबसे बड़ा हथियार क्या है? सरकार जानबूझ करके प्रवोक करती है, वो जानबूझ के ये चाहती है कि लोग गैर कानूनी काम करें, लोग हिंसा करें, इतना उनको भड़काओ, इतना उनका अपमान करो, इतना उनको चिढ़ाओ कि उनको लगे कि मार देना चाहिए या मर जाना चाहिए। और जब वो उस पार आ जाएंगे कानून के खिलाफ, कानून के दायरे के खिलाफ, और लोगों की नजर में भी हिंसक नजर आने लगेंगे, तो उन पे दमनात्मक कार्रवाई करना आसान होगा और बहुत सख्ती से उनका दमन किया जा सकेगा। ये सरकार की एक स्थायी रणनीति है, और इसका इस्तेमाल उन्होंने किसान आंदोलन के ऊपर बार बार किया, कई तरीके से किया, अपमान करके किया, दमन करके किया, उनको देशद्रोही बताया। जिस बॉर्डर पर जवानों के बाप, जवानों के बेटे, भाई बहन, माँ बैठी हुई थी, जिसमें छुट्टी में आए हुए जवान आके बैठे हुए थे, उन सबको बार बार देशद्रोही करार करने की कोशिश की। चूंकि उसमें सिख तत्व थे, इसलिए उनको खालिस्तानी भी करार करने की कोशिश की, पर अपने एजेंट भी उनके थे। खुली छूट थी बॉर्डर से लेके लाल किला तक पहुंचने की, कोई रोकने की कोशिश नहीं की गई। पर इस सब के बावजूद किसान ना उकसाए में आए, ना भड़काए में आए। जितना जिम्मेदार किसान नेतृत्व था, अगर किसी ने भी हिंसा की कोई बात कही तो बड़े नेता जैसे उग्रहान वगैरह थे, उन सब ने हिंसा की बात करने वालों को फटकार लगाई, आंदोलन को नियंत्रण में रखा, अहिंसक रखा, उसका सत्याग्रही स्वरूप रहा। और गांधी जी को कितना पढ़ा समझा वो एक अलग बात है, पर हिंदुस्तान के जन आंदोलन और जन संघर्ष जब भी प्रभावी होते हैं, गांधी के आंदोलन का अनुभव, उसकी संस्कृति उसमें हमेशा मौजूद रहती है, और किसान आंदोलन ने सरकार के सभी मंसूबों को नाकाम कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, और उम्मीद है 2022 की आप सबको शुभकामनाएं, देश को सब शुभकामनाएं। गांधी जो शायद हम लोग भूलते जा रहे थे, उसको एक बार फिर से 2022 ठीक से एस्टैब्लिश करेगा इस देश को।